मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके संसार। आज डेट है 5 जून 2021 और हम सब डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। साथ में समान अध्ययन के 2 प्रश्न होंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये सेशन आपको डेली सुबह 6 बजे मिलेगा, तो आप मिस मत कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम बारी बारी से सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स क्वेश्चन ये रहा, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? केरल, बिहार, पंजाब या असम? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा केरल। आपको मैं बता दूं कि यह सूचकांक जो है प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। और भारत का जो समग्र स्कोर है 2019 में 60 था, उससे बढ़कर 2020 में 66 हो गया है। और समग्र एसडीजी भारत सूचकांक में अग्रणी जो राज्य रहा वो रहा कौन सा? केरल। हम लोगों ने देखा। अब कुछ और फैक्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो इंडेक्स है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा जारी किया गया और ये तीसरा संस्करण था। अगर इस रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो इस रिपोर्ट में 75 अंक के साथ केरल टॉप पे रहा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में 52 अंक के साथ बिहार रहा। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो चंडीगढ़ का स्कोर 79 रहा और दिल्ली का स्कोर 68 रहा। इसमें 4 वर्गों में इसको रखा गया। आकांक्षी यानी एस्पिरेंट, इसका स्कोर रहा 0 to 49 और जिसने स्कोर किया 50 to 64 के बीच में वो गुड परफॉर्मर के तौर पे जाना गया। और जो फ्रंट रनर रहा उसका स्कोर 65 to 99 के बीच रहा। और जो 100% यानी 100 स्कोर अचीव कर लेगा वो लक्ष्य प्राप्तकर्ता के अंतर्गत आएगा। तो ऐसा भी किसी ने किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी केरल जो है 75 के साथ टॉप पे है। ठीक है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान लिया है 2015 से और इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में राजीव कुमार है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया जाता है? 3 जून, 4 जून, 31 मई या 5 जून को? तो ये मनाया जाता है 4 जून को। क्यों मनाया जाता है? चलिए देखते हैं। यह दिन जो है बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य जो है पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में अवेयरनेस फैलाना। 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष जो फिलिस्तीन और लेबनान के पीड़ित बच्चे थे उनकी याद में हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाने का संकल्प लिया था, फैसला किया था। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम की कौन सी रैंक रही? तो ये रहा है 4th, चौथे स्थान पे भारतीय पुरुष टीम काबिज है। फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। महिला टीम की अगर हम बात करें तो 9th रैंक पे रही है। और पुरुष श्रेणी की बात करें तो बेल्जियम पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पे नीदरलैंड है और चौथे स्थान पे हमारा देश भारत है, भारतीय पुरुष टीम। और वहीं अगर महिलाओं की श्रेणी में बात करते हैं तो नीदरलैंड की महिला टीम जो है शीर्ष पर है और अर्जेंटीना दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है और हमारे देश की महिला टीम है 9वें स्थान पे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अस्तित्व में आया 7 जनवरी 1924 को और इसका हेड क्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट हैं लेंड्रो नजरे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और किसके बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? फ्रांस, भूटान, जापान या फिर चीन? तो ये दिया है जापान के साथ। देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा कि आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है भारत सरकार और भूमि, बुनियादी ढांचा, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय और जापान सरकार के बीच सतत शहरी विकास पर एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये जो सहयोग ज्ञापन हस्ताक्षर जो हुए हैं इसके अंतर्गत शहरी नियोजन, स्मार्ट शहर के विकास, किफायती आवास जो कि किराए के आवास सहित इसमें होगा,
शहरी बाढ़ प्रबंधन, सीवरेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को मजबूत करेगा। अगर हम यहाँ पे जापान की बात करते हैं, जापान का कैपिटल टोक्यो है। यहाँ पे मुद्रा जो चलती है येन चलता है और प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है वो है योशिहिदे सुगा। देखिए जापान के बारे में कुछ और फैक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मानयोशु जापान का सबसे पुराना काव्य संकलन है, याद रखिएगा। मानयोशु जो है ये जापान का सबसे पुराना काव्य संकलन है। जापान को प्राय 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है। वैसे तो द्वीपों की संख्या अगर देखी जाए तो तकरीबन 6000 से ज़्यादा है, लेकिन 4 बड़े द्वीप हैं, इस वजह से 4 बड़े द्वीपों का देश भी कहा जाता है। और ये जो 4 बड़े द्वीप हैं ये कौन कौन से हैं? होक्काइडो, होन्शु, शिकागो और क्यूशु। लेकिन सबसे बड़ा जो द्वीप है, जो सबसे बड़ा द्वीप जापान का है वो है होन्शु द्वीप। ठीक है, याद रखिएगा। 4 द्वीप जो बड़े बड़े हैं वो हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, लेकिन सबसे बड़ा जो है होन्शु द्वीप है। ठीक है, चल। व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? परेश बी लाल, प्रभाकर सेठी, नम्रता गोयल या विनोद जोशी? तो ये बनाए गए हैं परेश बी लाल। देखिए क्यों बनाया गया, क्या इसका इम्पैक्ट जाएगा? तो नए आईटी आदेश जो आया इसी के अनुरूप, इसमें गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जो सभी तकनीकी कंपनियां हैं उनको भारत में एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है। और इनका जो कार्य होगा, जो शिकायत अधिकारी होंगे वो 24 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान करेंगे और 15 दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करना होगा। व्हाट्सएप की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट्सएप ने अपना शिकायत अधिकारी परेश बिलाल को नियुक्त किया है। और व्हाट्सएप की अगर हम कुछ डिटेल्स देखते हैं तो व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में किया गया था। व्हाट्सएप के सीईओ जो अभी हैं वो है विल कैथकार्ट, 2019 से है ये। व्हाट्सएप का मुख्यालय है मेलिनो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। व्हाट्सएप का अधिग्रहण जो है फेसबुक ने कब किया? 19 फरवरी 2014 को। व्हाट्सएप के संस्थापक थे जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। व्हाट्सएप का मूल संगठन क्या है, मूल कंपनी क्या है? फेसबुक। ठीक है, जिसके सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असम राइफल्स के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? प्रदीप चंद्र नायर, प्रदीप राठी, अशोक ठाकुर या नीरज त्यागी? तो ये संभाले हैं प्रदीप चंद्रन नायर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट हम देखते हैं। असम राइफल्स जो कि हम उत्तर पूर्व के प्रहरी के रूप में भी लोकप्रिय है, ये जानते हैं। इसके 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है प्रदीप चंद्रन नायर। 21वें, याद रखिएगा। असम राइफल 1835 में अस्तित्व में आया था और इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय में है। अगर हम असम के बारे में थोड़ा फैक्ट देखते हैं तो असम की जो कैपिटल है दिसपुर है, सबसे बड़ा जो शहर है गुवाहाटी है और गुवाहाटी का ही रेलवे स्टेशन है जो कि सबसे पहले सौर संचालित स्टेशन के तौर पे हमारे देश में बना था। राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं, जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री जो नए बने हैं वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 126 है। राज्यसभा की सीट यहाँ पे 7 है और लोकसभा की सीट 14 है। देखिए असमिया और बोडो प्रमुख क्षेत्रीय और आधिकारिक भाषाएं हैं असम की। असम से भारत का सर्वाधिक खनिज तेल प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। और असम के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो गोपीनाथ बोरदोलोई थे और बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जो हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम असमिया लेखक हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप मेंशन कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ली चियांग, डॉक्टर ली थॉमस, डॉक्टर पैट्रिक अमोत या डॉक्टर हर्षवर्धन? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पैट्रिक अमोत। फैक्ट देख लेते हैं। डॉक्टर पैट्रिक अमोत को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लिए हैं। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन 2 जून 2021 को WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद इनको नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है 2023 तक WHO के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष पद जो है वो क्षेत्रीय समूहों के बीच 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर होता है। जो नियुक्त होते हैं 3 वर्ष के लिए होते हैं सदस्य के तौर पे, लेकिन अध्यक्ष जो है 1-1 वर्ष के लिए बनते हैं, रोटेशन चलता रहता है। केनिया के हैं ये आपके डॉक्टर पैट्रिक अमोत। तो केनिया की अगर हम बात करते हैं तो केनिया की जो राजधानी नैरोबी है, यहाँ पे मुद्रा चलती है केनियाई शिलिंग और राष्ट्रपति जो है वो है उहुरु केन्याटा। ठीक है,
अब हम थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं WHO के बारे में, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर इसके महानिदेशक की बात करें तो टेड्रोस एडहानोम इसके महानिदेशक हैं, जो कि इथोपिया के हैं, और उप महानिदेशक 2 हैं, एक सौम्या स्वामीनाथन जो कि इंडिया से हैं, और दूसरा है जेन एलिसन जो कि यूनाइटेड किंगडम से है। और संगठन का जो प्रमुख होता है, यानी जो प्रमुख महानिदेशक होता है, वह विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा चुना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय कौन बना है? BIS, RDSO, फसाई या फिर NAC? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा? ऑप्शन बी, RDSO। RDSO क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। देखिए, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी RDSO भारतीय रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करता है, और केंद्र सरकार की जो वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना है उसमें शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय बन गया है। RDSO जो है रेल मंत्रालय के एकमात्र R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग को अब 3 साल की अवधि के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS द्वारा मानक विकासल संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना 2019 में देश में एक उत्पाद के लिए मानक का एक टेम्पलेट विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और अगर हम RDSO की हेडक्वार्टर की बात करें तो लखनऊ में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, ठीक है। और याद रखिएगा, RDSO को जो योजना के अंतर्गत शामिल जो किया गया पहला मानक निकाय के तौर पे, इसको मान्यता किसने दिया? BIS ने दिया, भारतीय मानक ब्यूरो ने, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 43वीं GST परिषद की बैठक का आयोजन वर्चुअल रूप से किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? अमिताभ कांत, निर्मला सीतारमन, अनुराग ठाकुर या फिर राजीव कुमार? तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। चलिए फैक्ट देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में 43वीं GST बैठक का जो आयोजन है वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया, ठीक है। ये 43 GST परिषद की बैठक थी और ये वर्चुअल हुई है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अनिल अग्रवाल, HL दत्तू, अरुण कुमार मिश्रा या दीपक मिश्रा? ये सभी क्या है? न्यायमूर्ति है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए फैक्ट देख लेते हैं हम सब। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, और एक किनका स्थान लिया है? न्यायमूर्ति HL दत्तू का स्थान लिया है। NHRC की अगर हम बात करते हैं तो NHRC क्या है? एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगर आयोग की संरचना हम देखें वर्ष 2019 में हुई संशोधन के बाद, तो यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, और अध्यक्ष पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहा हो, या CJI रहा हो या फिर अन्य न्यायाधीश रहा हो, तभी इस पद पे वो काबिज हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी कितने सालों के लिए नियुक्ति होती है, तो 3 वर्षों के लिए होती है या 70 वर्ष, जो पहले कंप्लीट हो जाए उतने दिनों के लिए होंगे। और इनकी जो नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री के अंदर जो कमेटी बनती है उसी के सिफारिश पे राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो ये तो रही करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं आज का सवाल देखते हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का पहला सवाल जो आपके लिए है वो देख लीजिए क्या है। पहला सवाल है, CAG की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 76? तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आज क्या है, पेरिस की संधि कब हुई थी? 3 सितंबर 1783, 13 अप्रैल 1789, 3 दिसंबर 1783 या फिर 9 फरवरी 1803? तो ये आपके 2 प्रश्न हैं समान अध्ययन के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।